हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन हिस्ट्री का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में जाना, सभी के बारे में डिटेल्स में जाना। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से 1414 ईस्वी। तो तुगलक वंश से संबंधित सभी शासकों के बारे में जानेंगे। गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक और इनके जो स्थापत्य कला, वास्तुकला, इनके द्वारा किए गए जो अभियान हैं, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि तुगलक वंश की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे। तो अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, ये अलाउद्दीन का सेनापति था और बाद में इसने तुगलक वंश की स्थापना की। एक्चुअली में क्या था कि 5 सितंबर 1320 को जो खिलजी वंश का जो शासक था खुसरो खां, उसको पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और ख़ास बात यह है कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन के समय अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था, है ना। और इसका जो नाम है वो तुगलक वंश क्यों पड़ा, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी अपना नाम रख लिया, जिसके कारण इतिहास में आगे चलकर इसका नाम तुगलक वंश पड़ गया। यानी आने वाले जितने भी इसके शासक होंगे सब तुगलक ही होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का 17वां सुल्तान था और तुगलक वंश का पहला शासक था, जिसका टाइम पीरियड था 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और 29 बार मंगोलिया के आक्रमण को विफल किया है। 29 बार मंगोल के आक्रमण को विफल करने वाला एक पहला राजा है ऐसा। आखिरकार माने और भी राजाओं ने विफल किया है, अगर हम बलबन की बात करें या इल्तुतमिश की बात करें तो इन्होंने भी विफल किया है, लेकिन इतनी व्यापक पैमाने में नहीं किया जितना गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। और सुल्तान बनने से पहले या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत का प्रांत का एक शक्तिशाली गवर्नर भी था और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द को जोड़ा था। और इसका एक जो पिता था करौना तुर्क, वो एक गुलाम था जो कि बलबन के शासनकाल के दौरान था। अब गयासुद्दीन तुगलक की आर्थिक सुधार की अगर हम बात करें तो इसने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी जो आर्थिक नीति का आधार जो है संयम, शक्ति और नरमी के माध्यम से संतुलन, जिसे कहा जाता है रस्म ए मियान। तो एग्ज़ाम में आता है कि आर्थिक सुधार से संबंधित रस्म ए मियान को किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक ने, है ना। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने मध्यवर्ती जमींदारों से विशेष रूप से मुकद्दम तथा खूतो, उस समय जो है जो जमींदार थे उनको मुकद्दम कहा जाता था, तो उनको जो पुराने अधिकार वो लौटा दिए, जिससे उनको वही स्थिति प्राप्त हो गई जो बलबन के समय में प्राप्त हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी, जैसा कि अभी मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर लौटा दी थी। उसने सिंचाई के लिए कुओं, नहरों का भी निर्माण किया। नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन पहला सुल्तान था। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर हम तुगलक वंश की बात करें या पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो नहर बनवाने वाला जो पहला सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और हाँ, बड़े व्यापक पैमाने में अगर कोई नहर बनाया है, यानी बहुत बड़े जालनुमा जो नहर बनवाया है वो बनवाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, लेकिन जो पहला नहर बनवाया है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति के विरुद्ध उसने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्म मियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके शासन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना तो की, लेकिन 1320 से 1325 तक दिल्ली पर शासन भी किया। अब मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की जो नीति थी वो काफ़ी कठोर थी। उसने मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया
और इसने अपने शासनकाल के दौरान कई सिक्के भी चलवाए। जैसे जो आपको सिक्का दिख रहा है वो एक चांदी का टका है। टका शब्द की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर हो चुकी थी, जिसमें दो खास सिक्के थे, चांदी का सिक्का था और तांबे का सिक्का था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके शासन में एक और मेन बात याद आती है कि अमरोहा की लड़ाई जब हुई थी 1305 में, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं बना था, तो उस दौरान अमरोहा की लड़ाई में मंगोलों को भी पराजित किया, है ना। जब गयासुद्दीन तुगलक ने मुल्तान से दिल्ली चला गया तो सुमरो कबीलों के लोगों ने विद्रोह भी किया और थट्टा पर कब्जा कर लिया। और तुगलक ने ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का ख्वाजा खातिर को भक्कर का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि अमरोहा की लड़ाई में उसने बड़े व्यापक पैमाने में मंगोलों को हराया। जब मंगोलों को हराया तो वहाँ के जो कबीले थे वो उसके विद्रोह करने लगे, और क्योंकि वो कबीले जो है मंगोलों के काफ़ी नज़दीकी थे, है ना। और उसने क्या किया कि 1323 में अपने बेटे जौना खां, बाद में जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है, उसको कातकी राजधानी बरंगल के अभियान पर भेज दिया, जो साउथ में पड़ता है कातकी, उसकी राजधानी बरंगल पर अभियान के लिए भेज दिया। और बरंगल के आने वाले घेराबंदी के परिणाम स्वरूप बरंगल और कातकी वंश का भी अंत हो चुका था। 1323 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और बाद में आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता था, और राज्य के मंत्रियों और रईसों से व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता भी किया, और उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण भी करवाया। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया, तो तुगलक वंशी शासक गयासुद्दीन तुगलक ने। अब इसके विजय अभियान के बारे में अगर हम चर्चा करें तो खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसे दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था, क्योंकि ये भी एक कुशल राजनीतिज्ञ था और लड़ने युद्ध करने की जो क्षमता थी इसमें बहुत अद्भुत थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसने मुल्तान और सिंध को चगताई खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की थी। 1321 में क्या होता है कि जब बरंगल पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के कातिकीय राजा थे जिसका नाम था रुद्रदेव। रुद्रदेव को जैसे ही इसने पराजित करने में असफल रहा तो फिर अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को भेज देता है, और 1323 में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे को भेज देता दक्षिण अभियान को, क्योंकि पहले युद्ध अभियान में 1321 में जब साउथ में वो जाता है कार्तिकेय वंश के राजा रुद्रदेव को पराजित करने के लिए, तो वो पराजित नहीं कर पाता है। इसके दौरान 2 साल बाद वो अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को 1323 में भेजता है दक्षिण अभियान के लिए, तो वहाँ फिर पुनः सत्ता स्थापित हो जाती है, और जौना खां ने बरंगल के कार्तिकेय और मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो ये भी अपने आप में खास इंपॉर्टेंट है कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में आक्रमण किया था, वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक ने भी साउथ में आक्रमण किया था। इसका नेतृत्व इसके बेटे ने खुद किया था जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कातिकी और मदुरा के जो पांड्य राजा हैं उनको पराजित किया था और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। यानी तुगलक बहुत बड़े पैमाने पर थी अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अगर कोई वंश सबसे लंबे समय तक रहा है तो वो था तुगलक वंश। अब इसमें ख़ास बात यह है कि अब ये जाता है नॉर्थ ईस्ट की ओर। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। निज़ामुद्दीन औलिया एक बड़े चिश्ती गुरु माने जाते हैं, है ना। और ख़ास बात यह है कि वह उसे राजा होने का भविष्यवाणी कर रहा है। यानी निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो दृष्टि देखने में काफ़ी सक्षम थे, यानी भविष्यवक्ता थे, निपुण थे। यानी उनकी जो रुचि थी वो भावात्मक थी और एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। तो ख़ास बात यह है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में था तो उसको गुप्तचरों के माध्यम से एक सूचना मिलती है जिसमें एक बात कही जाती कि उसका जो बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक वो निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में गया है, और निज़ामुद्दीन औलिया उसको कहता है कि तुम आने वाले समय में तुगलक वंश के अगले शासक होगे, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है कि निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दे दी, और तो औलिया का उत्तर दिया कि हुजूर दिल्ली दूर है,
अर्थात अभी बहुत दूर है। तो एग्ज़ाम में आता है कि गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है? तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, है ना। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी, जैसे बलबन की थी वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है संगीत का घोर विरोधी था, है ना। बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां रक्तपात हुआ अत्याचार की नीति अपनाई, वहां गयासुद्दीन तुगलक ने 4 वर्ष में ही उसे बिना किसी कठोरता के संभव बनाया। यानी ना तो संगीत पर रुचि रखता था और हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा कर्जा लगा दिया था, है ना। निज़ामुद्दीन औलिया से बहुत नाराज़ था, क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसका बेटा आगे चलकर गद्दी पर बैठेगा। तो उसको नागवार गुजरा और उसने निज़ामुद्दीन औलिया को खरी खोटी सुनाई। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने एक शब्द कहा कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर है ना। अब इसके राजस्व सुधार के बारे में बात करते हैं। तो अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा जनता को प्रोत्साहित किया, और शुद्ध रूप से तुर्की मूल का होने का कारण इस कार्य में उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं आई, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के हित की ओर ध्यान दिया, और उसने अपने शासनकाल के दौरान जो एकता का राजस्व था उसे 1/10 या 1/11 भाग से अधिक की वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। यानी अगर किसानों द्वारा कोई भूमि से उपज लाई जाती है तो उसका 1/10 या 1/11 हिस्सा सुल्तान को देना पड़ता है, यानी राज्य को देना पड़ता था। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई और बाग लगवाए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गयासुद्दीन जो तुगलक था एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, है ना। बाकी मुसलमान शासकों जैसे ये भी माने कुछ हद तक अगर हम बात करें तो थोड़ा ख़राब था। इसलिए ख़राब था क्योंकि इसकी हिंदुओं और बौद्धों के प्रति उतनी गहरी रुचि नहीं थी, क्योंकि उनका कत्ले आम किया था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानीपूर्वक पालन करता था। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर कोई राजा गद्दी पर कायम होता है और उसको लंबे समय तक रहना है तो उसे अपनी प्रजा में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप एक मुस्लिम शासक हो और मुस्लिम शासक होने के नाते किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हो तो दिस इज़ नॉट क्लियर, यानी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये जो है वो ये दर्शाता है कि आपकी जो भावना है, आपके धर्म के प्रति जो रुचि है वो किसी एक धर्म के लिए है ना। तो अगर आप एक राजा हो और राजा की भांति गद्दी का शासन अपने राज्य का संचालन करते हो तो सभी धर्म को साथ लेकर चलना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अकबर। अकबर की अगर हम बात करें तो मुग़ल शासन में सबसे बड़ा टाइम पीरियड था अकबर का। एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी इतना बड़ा शासन को कायम करना, संचालन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अकबर की जो कूटनीति थी, उसके सोचने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। यानी वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख। तो यही चीज़ है कि हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते, सभी धर्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके धार्मिक नीति में क्या होता है कि ये क्या करता है, मुसलमान जनता पर इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डालता है। वो अपने साम्राज्य के बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शत्रु भाव तो नहीं रखता था, किंतु उनके प्रति दयाबान भी नहीं रखता था। अब गयासुद्दीन की मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अफ़गानपुर। तो जो अफ़गानपुर का एक ताजमहल है जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के नज़रिए से कि जो गयासुद्दीन तुगलक का जहाँ मकबरा बना हुआ है तुगलकाबाद में, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण उसके बेटे जूना खां ने करवाया था अहमद अयाज की निर्देशन पर। और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के प्रवेश करते हुए महल से गिर गया और जिसमें दरबार दबकर मार्च 1325 को उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जौना खां द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी तुगलकाबाद में स्थित है।
तो ख़ास बात यह है कि हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर इतिहास में यही देखा है कि कोई राजा अगर गद्दे पर बैठा है तो उसके रिश्तेदारों में से ही कोई विश्वासघात कर देता है, जाहिर सी बात है ना। तो यही चीज़ होता है गयासुद्दीन तुगलक के साथ, और गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है इसके बेटे जूना खां के द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका टाइम पीरियड है 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का अगला शासक होता है तुगलक वंश का, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, और इसका मूल नाम था उलुग खां। इसका जो मूल नाम था वो उलुग खां था। राजा मंदुरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। अपनी स्तनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने का कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं मृत पिपासु कहा गया। बर्नी सरहिंद, निज़ामुद्दीन बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया है। अब यहाँ एक चीज़ हमको ये क्लियर करनी है कि इतना बड़ा सुल्तान, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे एजुकेटेड सुल्तान, फिर भी इसकी जो नीतियाँ थी वो फैल क्यों हो गई? इसे रक्त पिपासु क्यों कहा जाता था, पागल क्यों कहा जाता था? तो कभी कभी जो नीतियाँ होती है ना, यहाँ क्या है कि ग्रेजुएट होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है, बट हमको एक चीज़ देखना है कि हमारी नीतियाँ किस प्रकार की हैं। अगर हम राजा हैं तो राजा के नाते हमें ये समझना होगा कि जो हमारी प्रजा है वो हमारे बारे में क्या सोच रही है, हमारी नीतियों के बारे में क्या सोच रही है। तो यही चीज़ ये दर्शाता है। अनपढ़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग से काम करना और सभी को साथ लेकर चलना और प्रजा में अपनी जगह को कायम करना बहुत बड़ी बात है। हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोहम्मद बिन तुगलक, एक अकबर। तो अकबर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि अनपढ़ होते हुए भी वो उसकी नीतियाँ कई सारी अच्छी थी। अब यहाँ बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक इतना एजुकेटेड था, कई चीज़ों का जानकार था, लेकिन उसकी नीतियाँ फेल होती गई और बाद में इसको पागल और सनकी शासक कहा जाने लगा। तो कभी कभी ग्रेजुएट होना तो ठीक है, बट वहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये काम करता है कि हमारी नीतियाँ किस प्रकार की हैं, है ना। अब बात करते हैं गुणवान व्यक्ति के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वो अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का काफ़ी विद्वान था। खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सक विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति अपने शासनकाल के प्रारंभ में उसने ना तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली, ना ही उलेमा वर्ग का सहयोग किया। तो ये हमको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये दिखती है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में उलेमा का अगर कोई विरोध किया है तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। उलेमा का मतलब होता है कि जो राजा के आसपास रहते हैं, राजा को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, लेकिन राजा उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता कि उलेमा की बात को माने या ना माने। ये डिपेंड करता है राजा की सोच पर। तो यही चीज़ उलेमा का विरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और उसने न्याय विभाग का उलेमा वर्ग का एक आधिपत्य समाप्त कर दिया, और काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था उसे बदल देता था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त कर योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाई, जिसके कारण इसके इतिहास में आलोचना हुई। यानी इसने कार्य तो किए, अपने विचार के अकॉर्डिंग, जो इसका तर्क था उसके अकॉर्डिंग काम तो किए, लेकिन वो जनता के बीच खरा नहीं उतर पाया। अब इसकी दिल्ली सल्तनत में क्या रुचि थी तो ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत कुल 23 प्रांतों में बांट दिया। टोटल इसने 23 प्रांतों में बांट दिया, जिसमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर और द्वार समुद्र। कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी इसके शासनकाल के दौरान में थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ है।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विरोध आरंभ हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना होने लगी। ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए, बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। यानी इसके शासनकाल के दौरान साम्राज्य विस्तार तो बड़े व्यापक पैमाने पर हुआ, लेकिन इसकी नीतियाँ जब फैल होती गई तो इसके साथ जो भी जुड़े थे राज्य, वो एक स्वतंत्र राज्य बनना स्टार्ट हो गए। जैसे साउथ में अलग राज्य बनना स्टार्ट हो गया, बंगाल भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया। माने इसकी नीतियाँ कहीं ना कहीं जनता को चुभती थी और कहीं ना कहीं वो फैल साबित हुई। अब दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश की कर की वृद्धि कर दी, यानी 50% तक कर दिया। परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई और तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया। यानी अगर मान लो किसी कारणवश अकाल पड़ता है और खेती नहीं हो पाती है, तो उस दौरान किसानों का विद्रोह होना स्वाभाविक है। वो खाएगा क्या और राजा को देगा क्या? अगर अन्न उसके पास होगा और राजा द्वारा लगाए गए निर्धारित कर को दे पाएगा, तो कब दे पाएगा? जब उसके पास खेती होगी, और जब खेती नहीं होगी तो वो दे कैसे पाएगा? ये स्वाभाविक बात है। तो वहाँ पर उसने, जो किसान लोग थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध क्या किया कि विद्रोह कर दिया। अब यहाँ क्या होता है कि कृषि के विकास के लिए एक दीवान अमीर कोही नाम की एक नवीन विभाग की स्थापना कर दी। तो एग्जाम में आता है कि दीवान अमीर कोही की रचना किसने की थी? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा ना होना इत्यादि कारणों से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष पश्चात समाप्त कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया। क्योंकि उस दौरान उसके शासनकाल में अकाल पड़ा था, और जब अकाल पड़ा था तो स्वाभाविक है तो खेती नहीं हो पाएगी, और खेती नहीं हो पाएगी तो किसान कैसे अपने राजा को कर भेंट कर पाएगा। तो इसीलिए इसने अमीर एक कोही की नवीन विभाग की स्थापना की थी, जिससे लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सके। अब राजधानी परिवर्तन। तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी। यानी तुगलक वंश में अगर कोई शासक राजधानी स्थानांतरित करने वाला था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, और देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया था। जब मैंने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक देवगिरी पर आक्रमण करता है तो वहाँ के जो शासक होते हैं, प्रताप सिंह, बहुत बड़े पैमाने में उनको हराता है, उनके साथ क्रूर करता है और देवगिरी का नाम बदल करके कुतुबाबाद कर देता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बाद में दौलताबाद कर दिया, और सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। यानी पहले तो इसका नाम देवगिरी था, जब वहाँ पर देवगिरी के हिंदू शासक शासन कर रहे थे। उसके बाद खिलजी वंश का शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो देवगिरी का नाम चेंज करके कुतुबाबाद कर देता है। और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जब अपनी राजधानी शिफ्ट करता है तो इसका नाम दौलताबाद कर देता है। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरी योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया। सिक्के संबंधी विविध प्रयागों के कारण ही एडवर्ड टॉम्स ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दकोनी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। क्वेश्चन आ सकता है कि दकोनी नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बरनी के अनुसार सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत पीतल और तांबा धातुओं के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था, और सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बनाए गए और लगान जाली सिक्के से दिए जाने लगा, और जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। अब यहाँ एक बात हमें गौर करनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, और ख़ास बात है कि इसकी जो सिक्के थी उस सिक्के का नाम था दकोनी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि इसके सिक्के का नाम क्या था, दकोनी। अब यहाँ क्या होता है कि उसके राज शासनकाल के दौरान सिक्कों का कोई टकसाल नहीं था, तो इसने क्या किया कि जो फर्जी जो जाली टकसाल है उनको स्थापित कर दिया। अब ये तो सभी को पता है, नॉर्मली सी बात है कि अगर सिक्कों में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, और अगर कोई चीज़ कमी रहती है, फॉर द एग्जांपल अगर रुपयों का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बड़े व्यापक पैमाने में रुपए हैं, और जो अनाज है वो कम है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति में आ जाएगा वो। और ख़ास बात यह है, इसीलिए उसकी जो अर्थव्यवस्था वो पूरी तरह से ठप हो गई। अब इसका जो खुरासन और कारचिल अभियान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी योजना के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान और कारचिल विजय अभियान का उल्लेख किया। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना का एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया था, यानी पहले से ही वेतन दे दिया था। परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल रही। उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ी। कारचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्य को जीतने के लिए भेजा। खुसरो मलिक को भेजा था। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई, और इब्न बतूता है, इब्न बतूता के अनुसार अंततः केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए, और मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना असफल हो गई। यानी ये असफल के लिए ही जाना जाता था। पहले तो खुरासान में इसने जब आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तैनात किया, तो पहले से ही वेतन दे दिया, और जब वेतन दे दिया तो बाद में खुरासान का जो राजा था इससे संधि कर लिया, और जाहिर सी बात है हानि तो होगी ही। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण ये था कि जब कारचिल अभियान के दौरान जब उसने पहाड़ी अभियान में अपने सैनिकों को भेजता था, इतनी घनी जंगल, उस दौरान क्या होता है, पानी के कारण इनके सैनिकों का देहांत हो जाता है, कुछ तो लुप्त हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता है। इब्न बतूता के अनुसार कुछ ही बचकर अधिकारी वापस आते हैं, है ना। ये मेन कारण था। अब इसकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अपने शासनकाल के दौरान अंतिम समय में जब मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात में विद्रोह को कूच कर तारकी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा, तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाला पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया, और सुल्तान की 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके मरने के पास माने उसके मरने के बाद इतिहासकार बदायूनी ने एक अच्छी बात कही थी। क्या कहा था बदायूनी ने, कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल चुकी है। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी कहा है ना। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि मध्ययुग में राज मुकुट धारण करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति थे। तो ये इन तीनों के तर्क के बारे में एग्जाम में आता है, और ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा आता है कि बदायूनी ने आखिरकार ये बात किसके लिए कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल चुकी है, तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। और इसामी ने सुल्तान के बारे में कहा था कि जो इस्लाम धर्म का विरोधी है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मध्य युग में राज मुकुट धारण करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था, ये कहा था ईश्वरी प्रसाद जी ने। मुस्लिम शासक की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था, और उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अलाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक है आदि वाक्यों को अंकित करवाया, और मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिरोज शाह तुगलक से पहले हम जान लेते हैं कि इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता मोरक्को से आया एक विदेशी यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका अपने राज दरबार में भी शामिल किया था। इसकी पुस्तक का नाम है रहेला। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात कही जाती है कि ये दिल्ली सुल्तान का अगला शासक था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, है ना। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा,
और उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलवाए। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सिपा सलाहकार रजब का पुत्र था, है ना। और उसकी माँ नैला पालपुर के भाटी गुज्जर शासक की पुत्री थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। और फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ, यानी 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ। एक बार ठट्टा में हुआ और एक बार दिल्ली में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ़ कर दिए, और जिसमें सौंदर्य ऋण भी शामिल था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। अब इसके राजस्व व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि 24 कष्टदार जो कर हैं उसको समाप्त कर दिया और केवल 4 कर बनाए: खराज, खुस्म, जजिया और जक़ात। तो ये एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि 24 कष्टदायक कर हटाना एक सुल्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद में 4 कर्ज लगाना काफ़ी अहम बात है, क्योंकि सबसे पहला खराज। खराज जो होता था वो लगान होता था। लगान लिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाता था। खुस्म का मतलब होता है कि युद्ध में लूटा हुआ माल, यानी अगर कोई व्यक्ति जो शासन का एक अहम हिस्सा है, अगर उस व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे राज्य से लूटा हुआ धन लाया जाता है तो उसे उसका कुछ हिस्सा राज्य को देना पड़ता है और कुछ हिस्सा अपने पास रखना होता है, वो कहलाता है खुस्म। जजिया, जजिया जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था। जक़ात यानी इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान था, जो उन लोगों को देना पड़ता था जो मालदार हों, और उन लोगों को दिया जाता था जो अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों। तो ये 4 प्रकार के कर्ज के बारे में हमने चर्चा की। तो खराज का मतलब जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, खुस्म जो युद्ध में लूटा हुआ माल था, जजिया हिंदुओं पर लगाया जाता था, और जक़ात इस्लाम धर्म में लगाया जाने वाला एक कर होता था जो इस्लाम धर्म से संबंधित होता था। और उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नए सिंचाई जैसे हक ए सर्व कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 हिस्सा वसूला जाता था। तो हक ए सर्व किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। जैसे हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात किया तो उसके शासनकाल के दौरान 1/10 हिस्सा था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में 50% हो गया था, क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान अकाल पड़ा था। और यही जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में आते आते घट गया, यानी 1/5 से 1/3 हिस्सा हो गया। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक निर्माण करवाया। यानी एक चीज़ तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में और तुगलक वंश में अगर किसी नहर का निर्माण करवाया है सबसे पहली बार तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। लेकिन बड़े व्यापक पैमाने में अगर कोई नहर का निर्माण करवाया है तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को फल के उद्यान से काफ़ी लगाव था, तो उसने अपने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया, है ना। अब नगरों की स्थापना के बारे में जानते हैं। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर के बारे में बात कही जाती है कि उस दौरान जौनपुर पर सरकी शासकों का राज था। तो एक्चुअली में फिरोज शाह तुगलक का जौनपुर बनाने का मकसद ये था कि अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसने जौनपुर को निर्मित करवाया था, है ना। फिरोजपुर हो गया, और इस नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया। और फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जिन नगरों की इसने निर्माण की, 300 नगरों की स्थापना की, तो उसमें इसको फिरोजाबाद सबसे प्रिय था, है ना। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जौनिया मोहम्मद खान के लिए बनवाया था। और शासनकाल में खरीजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम के लिए। और अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं और लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपाहिज है
या फिर उसे कोई जो दवाई है या दुख तकलीफ़ है उसको निराकरण करने के लिए एक हॉस्पिटल कह सकते हैं हम उसको, उसका निर्माण करवाया था, जहाँ पर आसानी से जो गरीब हैं उनका उपचार किया जा सके। तो उस दौरान उसने दीवाने खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की थी। और दारुल उल सफ़ा जो था, सफ़ा का मतलब होता है जीवन का अंतिम किनारा और जीवन का अंतिम भाग। तो उसने एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया था, दारुल सफ़ा। तो दारुल सफ़ा जिसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हो सके, है ना। अब फिरोज शाह तुगलक की नीति और परिणाम के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। यानी पूरे दिल्ली सल्तनत में अगर किसी शासक के सबसे ज़्यादा दास थे तो वो थे फिरोज शाह तुगलक के। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान ने दीवाने बंदगान स्थापित किया था, जो उसके दास थे। दास को किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो तो इसके लिए उसने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए और शेष को केंद्र में रखा गया। दासों को नगद वेतन और भूखंड दिए जाते थे। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया जाता था और इनके लिए स्पेशली दीवाने बंदगाम विभाग की स्थापना कर रखी थी। और सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया और उससे सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। माने खास बात यह है कि जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो जो अकबर के टाइम पीरियड में हमने पढ़ा है अभी मुग़ल के बारे में, तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी, है ना, वो वंशानुगत नहीं थी। यानी अगर आप सैनिक के रूप में राज्य में शामिल हो रहे हैं तो उस दौरान आपको एक लिमिट टाइम पीरियड में राज्य के सेवा के रूप में कार्य करना होगा। लेकिन यहाँ फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में क्या हो रहा कि दास तो हैं, यानी उसके सैनिक भी हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर हैं, लगभग 1,80,000 हैं। उनके लिए दीवाने बंदगाम चलवाया, कोई दिक्कत ना हो, नगद वेतन दिया, है ना, भूखंड दिए। लेकिन इसके शासनकाल में जो सैन्य पद था वो वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब होता है कि एक राजा अगर एक व्यक्ति अगर किसी राजा के अंडर काम कर रहा है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस राजा के अंडर काम करेंगी, है ना। तो खुस्म का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने का आदेश दिया। खुस्म मतलब वही लूटा हुआ धन, है ना। और कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध और असहिष्णु शासक मानते हैं। अब इसके संरक्षण और रचनाएं के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों और मदरसों का निर्माण करवाया और ज़ियाउद्दीन बरनी जो है उसने शम्स ए सिराज आफिफ को अपना संरक्षण फिरोज शाही की रचना की। तो ये क्वेश्चन आता है कि फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो फिरोज शाही की रचना की थी ज़ियाउद्दीन बरनी ने। सीरत फिरोज शाही की रचना की और किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई थी सीरत फिरोज शाही। तो देखो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट हमें रचनाएं देखने को मिलती हैं। एक है जिसका नाम है फिरोज शाही, साधारणतः फिरोज शाही, जिसको ज़ियाउद्दीन बरनी ने बनाया था, और एक है सीरत फिरोज शाही। तो सीरत फिरोज शाही जिसने रचा है उसके बारे में कोई अहम जानकारी नहीं मिलती। और फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का एक दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही नाम से अनुवाद कराया। और दलायत फिरोज शाही जो था ये आयुर्वेद से संबंधित था। तो ये इंपॉर्टेंट हमको देखना है कि दलायत फिरोज शाही किससे संबंधित था, आयुर्वेद से संबंधित था, है ना। तो 3 हो गया हम रचनाएं। ज़ियाउद्दीन बरनी द्वारा फिरोज शाह की रचना की गई, सीरत फिरोज शाही जिसके बारे में कोई अहम जानकारी नहीं मिलती है। तीसरा है दलायत फिरोज शाही जो कि आयुर्वेद से संबंधित। सिक्कों का प्रचलन। फिरोज शाह तुगलक ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में तांबे और चांदी की मिश्रण से निर्मित सिक्कों जारी करवाए और अद्दा एवं मिस्र कहा जाता था इसके शासनकाल में। अद्दा और मिस्र कहा जाता था। फिरोज शाह ने संसगनी यानी जो 6 जीतल का था एक नया सिक्का चलवाया था और उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र और उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम जुड़वाया था। और फिरोज शाह ने अपने को खलीफा का नायब पुकारा और तथा सुल्तानों जो सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया।
यानी ऐसा पहला सुल्तान जिसने विजयों पर उतना ध्यान नहीं दिया, अपनी प्रजा को कैसे मोटिवेट करे उस पर ध्यान दिया, कैसे उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करें। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हो जाती है कि अगर हम प्रजा के लिए काम कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी सफिशेंट, यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और यहाँ बात यह आती है कि फिरोज शाह तुगलक की सफलताओं का श्रेय उसके प्रधानमंत्री खान जहां मकबूल को दिया जाता है। अब इसके मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। फिरोज शाह के अंतिम दिन बहुत दुख भरे थे। यानी 1374 में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मौत हो गई और कुछ वर्ष अंतराल 1387 में दूसरा पुत्र खान जहां भी मारा गया और जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। यानी इसके दोनों बेटे मर गए, फतेह खां और खान, है ना। और यहाँ क्या होता, आयु बढ़ने के साथ ही 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गई। हौज खास परिसर दिल्ली में उसे दफन कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे महमूद तुगलक के बारे में, जो कि अंतिम तुगलक शासक था। महमूद तुगलक की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली के अंतिम तुगलक शासक थे और उसके शासन काल में अनवरत संघर्ष चलते रहे, है ना। दुराव्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। महमूद तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत से दक्षिण भारत, बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड आदि स्वतंत्र हो गए। यानी एक चीज़ तो यहाँ क्लियर ये हो जाती है कि क्या होता है कि अगर कोई सत्ता या कोई राज्य स्थापित हो जाता है, कोई वंश स्थापित हो जाता है, तो शुरू के दौरान के जो राजा हैं उनके शासनकाल में बड़े व्यापक पैमाने में राज्यों को अधीन कर लिया जाता है, अपने राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन बाद में जो परिस्थिति आती है, जैसे जीवन में यंग होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है, लेकिन फिर बुढ़ापा आते आते जाता है। तो वही ऐसा ही होता है सभी वंशों के साथ। तो यही हुआ तुगलक वंश के साथ। तुगलक वंश में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बड़े व्यापक पैमाने पर राज्यों को शामिल किया गया दिल्ली सल्तनत में। लेकिन वही जब महमूद तुगलक के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसके शासनकाल के दौरान जितने भी राज्य दिल्ली सल्तनत में थे वो सब अलग हो गए। बंगाल, खानदेश, गुजरात, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड ये अपने आप में स्वतंत्र हो गए, है ना। महमूद तुगलक के समय मलिक सरवर नाम के एक हिजड़े ने सुल्तान से मलिक उस सर्क की उपाधि धारण कर जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो मलिक इस सर्क के बारे में क्वेश्चन आता है कि मलिक इस सर्क कौन था, तो सर्की वंश का संस्थापक था जो महमूद तुगलक से उपाधि धारण करवाया था, है ना। तो मलिक उस सर्क जो कि पूर्वाधिपति था उसकी उपाधि ग्रहण करके जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। महमूद तुगलक का शासन इस समय दिल्ली में पालम यानी निकटवर्ती कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया था और इस समय नसरत शाह तुगलक एवं महमूद तुगलक ने एक साथ शासन किया और महमूद तुगलक ने दिल्ली से तथा नुसरत शाह ने फिरोजाबाद से अपने शासन का संचालन किया। महमूद तुगलक के समय में ही तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। तैमूर लंग का मेन उद्देश्य होता है कि भारत से जितना ज़्यादा लूट सके लूटे। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है, जैसे सिकंदर हो गया, तैमूर लंग हो गया, तो इनका जो मेन उद्देश्य था वो था लूटना, है ना। और बाद में जब मुग़ल आए तो मुग़ल का जो मेन ये मोटिव था कि हम लूटने के साथ साथ दिल्ली की गद्दी पर काबिज भी करेंगे। जैसे पुर्तगालियों की अगर हम बारे में बात करें तो उनका भी मेन मोटिव यही था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है और मसालों का तो मेन था ही मुद्दा, लेकिन वो धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे, है ना। तो अब यहाँ क्या होता है कि तैमूर लंग का आक्रमण होता है और एक पैर से लंगड़ा होने के कारण उसका नाम तैमूर लंग पड़ा। एक्चुअल में तैमूर जो है एक पैर से लंगड़ा था और तैमूर के आक्रमण से डरकर दोनों सुल्तान राजधानी से भाग गए और 15 दिन तक दिल्ली में रहने के पश्चात तैमूर वापस चला गया और ख्रिज खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया और यही जो ख्रिज खां है आगे चलकर सैयद वंश का संस्थापक बनता है ना। एक मान्यता के अनुसार तैमूर आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का विस्तार सिमट कर पालम तक ही रह गया था और तैमूर के वापस जाने के पश्चात महमूद तुगलक ने अपने वजीर मल्लू इम्बार की सहायता से पुनः दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया, पर कालांतर में मल्लू इकबाल मुल्तान के सूबेदार ख्रिस खां से युद्ध करते हुए मारा गया और मल्लू इकबाल के मरने के बाद सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता एक अफगान सरदार दौलत खां लोदी को सौंप दी और 1412 में महमूद तुगलक की मृत्यु हो गई। यहाँ से एंट्री होगी अब सैयद वंश की।
तो ये हमारा जो सेशन था वो तुगलक वंश का था। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने प्री और मेंस दोनों के नज़रिए से तुगलक वंश को कवर किया है। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।